Hello, good evening, everyone. Now we start our next topic, compaction of concrete. What is compaction? It is a process to remove air voids from mixture of concrete to produce dense concrete. डेंस कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए जो हम एयर के वॉइड्स को रिमूव करते हैं कंक्रीट के मिक्स से, उसको बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। मीन्स इट इज़ ए प्रोसेस टू रिमूव एयर वॉइड्स फ्रॉम कंक्रीट मिक्स टू प्रोड्यूस डेंस कंक्रीट इज नोन एज कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। तो फिर बात आती है कि क्या रीज़न है, क्या पर्पजेज़ हैं कि हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो पर्पज़ ऑफ कॉम्पैक्शन, क्या पर्पज़ है जो हम कॉम्पैक्शन करते हैं। फर्स्ट, टू रिमूव एयर वॉइड्स फ्रॉम फ्रेश प्लेस्ड कंक्रीट। जो हमने फ्रेश कंक्रीट को प्लेस किया है, जब हम उसकी प्लेसिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ एयर के वॉइड्स रह जाते हैं। उन एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए, उसको डेंसर बनाने के लिए कंक्रीट के स्ट्रक्चर को हम उसके अंदर कॉम्पैक्शन करते हैं। सेकंड, टू मेक कंक्रीट मोर डेंस एंड कॉम्पैक्टेड। अभी जो हमने कहा था कि यदि हम एयर के वॉइड्स को रिमूव कर देंगे तो उन वॉइड्स के अंदर आइदर सैंड और सीमेंट जेल एनी वन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ वॉइड उसके अंदर फिल हो जाती है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट है, वो डेंस हो जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट, टू एंश्योर मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी। जब हमारा कोई कंक्रीट जिसके अंदर से हमने वॉइड्स को रिमूव कर दिया है, तो जो अब कंक्रीट प्रोवाइड हुआ वो डेंस हुआ, उसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उस स्ट्रक्चर की वो भी इंक्रीज हो जाती है, और वो रेसिस्ट करता है वियर एंड टीयर्स को। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल्स। कि एग्रीगेट्स की जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स हैं, फाइन एग्रीगेट्स हैं, उन पार्टिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उन दोनों की बॉन्डिंग में। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ हनी कॉम्बिंग। कल हमने लास्ट क्लास में कहा था कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो एग्रीगेट्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, हमें कुछ इस फॉर्म में दिखेगा स्ट्रक्चर। जब हम फिनिश्ड देखेंगे तो उसके अंदर मुझे वॉइड्स दिखते हैं, इन वॉइड्स के अंदर से ईजिली हमारा वाटर क्रॉस कर जाता है, पास ऑन हो जाती है हमारी। जैसे कि हम बोलते हैं कि पोरस कंक्रीट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है हमें। पोरस कंक्रीट भी इतना क्लियरली फिजिबल नहीं होता है, बट उसके अंदर से इजीली हमारा जो सीपेज है वो कंडीशन हो जाती है। इसलिए भी हमें इस हनीकॉम्ब से बचने के लिए भी हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। एंड लास्ट, टू गेट बेटर फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में अच्छी फिनिशिंग करने के लिए भी जब हम उसके ऊपर से फोमवर्क को हटाएंगे, कल हमने कहा था कि फोमवर्क्स क्या होते हैं, हमने बताया था कि फोमवर्क्स तो मोल्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कंक्रीट को प्लेस करने के लिए किसी भी शेप में। तो उन फोमवर्क्स को जब हम रिमूव करते हैं प्लेसिंग के बाद में, तो जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। नाउ द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तो जो मेथड्स हैं हमारे कॉम्पैक्शन के, वो दो मेथड्स हैं कॉमनली। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ हैंड कॉम्पैक्शन, सेकेंड इज़ मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन का। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तो इसमें हैंड कॉम्पैक्शन एंड मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। तो हम एक चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। हमें दिख रहा है सबसे पहले कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को दो टाइप्स में बांट सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ हैंड कॉम्पैक्शन एंड सेकेंड वन इज़ मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। दो कॉम्पैक्शन है। जब हम इनकी बात करेंगे कॉम्पैक्शन की, तो जब हमारा हैंड कॉम्पैक्शन है, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं थ्री टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ रोडिंग, जो ये थोड़ा सा पार्ट कट गया है यहाँ पर, रोडिंग, RODDING, रोडिंग। नेक्स्ट रैमिंग, थर्ड इज स्टैम्पिंग। ये तीन टाइप्स होती है हमारी हैंड कॉम्पैक्शन की। सेकंड है मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में हमारे वाइब्रेटर्स आते हैं, इंटरनल वाइब्रेटर्स, स्क्रीड वाइब्रेटर्स एंड फोम वाइब्रेटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड कॉम्पैक्शन।
जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इसको हम मैनुअली करते हैं। व्हेन कंक्रीट मिक्सचर इज कॉम्पैक्टेड मैनुअली यूजिंग रोड, रैमर और टेम्पर्स इज कॉल्ड हैंड कॉम्पैक्शन। मीन्स हम मैनुअली रोड, जिसको हम सरिया बोलते हैं लोकली, सरिये की हेल्प से या टेम्पर की हेल्प से उसके अंदर हम बार बार टैंपिंग करते हैं, उसके अंदर बार बार हम उसको इंसर्ट करते हैं ताकि जो एयर वॉइड्स है वो रिमूव हो जाए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड कॉम्पैक्शन। अब हैंड कॉम्पैक्शन कहाँ पर सूटेबल है? क्या हम पूरे हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं? हम इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम ये कब सूटेबल होगा? ये हमारा सूटेबल होगा जब मेरा स्मॉल कंक्रीट का कोई प्रोजेक्ट होगा, स्मॉल कंक्रीट वर्क हो या लेस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो, जैसे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, पीसीसी है, या हम फ्लोर डालना चाह रहे हैं, कोई फुटिंग कर रहे हैं नॉर्मल, उन सब कंडीशन में हम हैंड कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हम हैंड कॉम्पैक्शन का यूज नहीं करेंगे। अब अभी बताया था कि हैंड कॉम्पैक्शन को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, रोडिंग, रैमर्स एंड टैंपिंग। ये 3 हमारी फर्दर टाइप्स है। रोडिंग में हम एक किसी भी मेटल के रोड की हेल्प से यूज़ करते हैं। सेकंड है रैमिंग। रैमिंग में हम रैमर्स का यूज़ करते हैं। रैमर्स हमारा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर एक लोडिंग वेट होता है, उसको रखने के बाद हम ऊपर से उसके ऊपर से है जो हमारा लोड है उसको फ्री फॉल कराते हैं। एंड लास्ट वन इज़ टैंपिंग। टैंपर्स की हेल्प से इसका हम यूज़ करते हैं। नाउ मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। व्हेन कंक्रीट मिक्सचर इज कॉम्पैक्टेड बाय यूजिंग वाइब्रेशन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। जब हम कंक्रीट मिक्सचर को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं मशीन की हेल्प से, मशीनों की हेल्प से जब हम उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके जो एयर वॉइड्स हैं उनको हम मशीन्स की, वेरियस मशीन्स की हेल्प से निकाल रहे हैं, तो उन मशीन्स को कहते हैं वाइब्रेटर्स, और जो ऑपरेशन होगा उसको कहेंगे मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। अब जो हमारे मैकेनिकल कॉम्पैक्शन है इनको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इंटरनल वाइब्रेटर्स। अब इंटरनल वाइब्रेटर्स क्या है? ये सबसे पॉपुलर है हमारे कॉम्पैक्टिंग में। जो हम कंक्रीट कॉम्पैक्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 456/2000, जो हमारा कंक्रीट का कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे कॉमन हमारा है इंटरनल वाइब्रेटर। और इसके अंदर हमारे IS कोड्स में बताया गया है कि फॉर मोस्ट ऑफ प्लेसिंग कंडीशन द इंटरनल वाइब्रेशन इज़ सूटेबल। इंटरनल वाइब्रेशन का मतलब है कि हमारे पास एक निडल की फॉर्म में एक पाइप होता है, हम उसको उसके अंदर कंक्रीट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो वाइब्रेशंस उसके अंदर होती है, उस वाइब्रेशन से कंक्रीट के अंदर फ्लो होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम भी दिया गया है निडल वाइब्रेटर्स। और इसको हम लो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज स्क्रीड वाइब्रेटर। इट इज सेट ऑन कंक्रीट सरफेस आफ्टर प्लेसिंग एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशंस। इनको फॉर्मवर्क से साथ अटैच कर दिया जाता है, शटरिंग के साथ लगा दिया जाता है और इसको बिल्कुल टॉप पे रखा जाता है। जैसे हमने कंक्रीट को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद हम इसके अंदर से वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कराते हैं और वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती है। और ये जो हमारी वाइब्रेशन है, स्क्रीड वाइब्रेटर्स हैं, इनको फ्लैट स्लैब में यूज़ करते हैं, हम फ्लैट सरफेसेस में यूज़ करते हैं। इनको हम रोड में, जैसे कि हमने रेनफोर्स सीमेंट जिसको हम सीसी रोड बोलते हैं, सीसी रोड बनाया है हमने, या फिर कोई फ्लोर बनाई है जिसकी थिकनेस 200 mm या उससे अधिक है, तो उस केस में हम स्क्रीड वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोम वाइब्रेटर्स। फोम वाइब्रेटर्स हैं, ये फोम वर्क के साथ ही अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प्स। क्लैम्प्स की हेल्प से ये अटैच होते हैं। एक डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर डेप्थ की, और वाइब्रेशन है वो ट्रांसफ़र की जाती है कंक्रीट में। मीन्स इनको भी उसके साथ फिक्स किया जाएगा, बट इसके अंदर जो वाइब्रेशन का टाइम फिक्स किया गया है वो टाइम जो हमारा होता है वो होता है 45 से 90 सेकेंड्स, मीन्स लगभग 1.5 मिनट। इसको एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी कहा जाता है। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पैक्शन का पार्ट जो था इसके अंदर